आप सबका फिर से एक बार हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाक्टका एज, जो 250 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक रही। गुप्ता एम्पायर के कंटेम्प्रेरी ये डायनेस्टी रही। गुप्ता एम्पायर के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। तो पुराना से हमको जानकारी मिलती है वाक्टका एज के बारे में, वाक्टका एम्पायर के बारे में। बहुत ज़्यादा इसमें सोर्सेज हमको मिल नहीं पाते और ना ही इनकी ओरिजिन के बारे में पता चलता है कि इनकी ओरिजिन कहाँ से थी। बट कुछ सोर्सेज से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, जैसे कि अमरावती इंस्क्रिप्शन मिला और इसके अलावा हीरे हाडागल्ली जो कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ से जो इंस्क्रिप्शंस मिले ग्रांड के, पल्लवा किंग के थे, ठीक है, शिव स्कंद वर्मन के। तो उसमें सिमिलैरिटी है, अमरावती का जो इंस्क्रिप्शन है और ये पल्लवा किंग ने जो जारी किया, उस दोनों में समानता को देख के ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये भी वहीं साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, क्योंकि पल्लवा मेनली तो उन्होंने साउथ इंडिया में रूल किया, तो ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके अलावा हिंदू जो पुराण है वहाँ से कुछ सोर्सेज हमको मिलते हैं और फाइनली जो है एक कंक्लूजन पे लोग पहुँचते हैं कि हाँ साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। लेकिन मेन इनका जो रीजन रहा वो विंध्या के आसपास रहा और खासकर नॉर्थ ऑफ विंध्यास तक फैला रहा। कर्नाटका का तो मेजर पार्ट तो इनके कंट्रोल में रहा ही, ठीक है। इसमें पहला जो रूलर माना जाता है वो है विंध्याशक्ति फर्स्ट, जो 250 से लेके 270 ईस्वी तक जो है शासन करता है और ये इस डायनेस्टी का फाउंडर था। इसकी खास जो इसका जिक्र आता है वो आता है अजंता इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि अजंता के उसको लेके इनका जो है बड़ा योगदान रहा, इसलिए इनका नाम वाक्टका का नाम बहुत आता है अजंता के कंटेक्स्ट में। इसके अलावा एक खास बात यहाँ विंध्याशक्ति के बारे में ये है कि डिविनिटी से इसने अपने आप को जो है कनेक्ट किया, भगवान से इसने अपने आप को कंपेयर किया, जैसे कि इंद्र से कंपेयर किया पुरंदर बोल के, इसी तरीके से उपेंद्र से भगवान विष्णु से कंपेयर किया खुद को। इसके साथ साथ ब्राह्मणाइजेशन जो हो रहा था उसका भी वर्चस्व यहाँ पे दिखाई देता है। वैदिक जो सेक्रीफाइसेस थे, वैदिक जो रिचुअल्स थे, उनकी वापसी यहाँ पे अगेन दिखाई देती है, जैसे कि गुप्ता में ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ, तो यहाँ पे वो चीज़ थी। और क्योंकि इसने द्विज जो होता है, इसको द्विज कहा गया क्योंकि इसने उपनयन संस्कार जो है किया था, या मतलब इसके माता पिता ने करवाया होगा। तो उपनयन संस्कार जो करते हैं उन्हीं को द्विज बोला जाता है हिंदू धर्म में, जिसकी आज़ादी शूद्रों को नहीं थी, तो इसलिए वह द्विज नहीं कहे जाते, यानी कि डबल बॉर्न, जिनका जन्म दोबारा हो रहा है, तो इसको द्विज बोला गया। इसका मतलब इसने उपनयन संस्कार को, इसका उपनयन संस्कार हुआ था। इसके बाद अगला जो है प्रवरसेन है, 270 से लेके 330 ईस्वी तक। इसको जो है एम्पायर को फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि ये डीप दक्कन तक एम्पायर को लेकर गया, क्योंकि शुरू में तो विंध्यास तक ही सीमित थे, अंदर नीचे कर्नाटका तक का जो रीजन है दक्कन वाला, वहाँ तक लेके गया आपका प्रवरसेन। और इसके टाइम पीरियड में इसकी जो राजधानी थी वो थी कंचनका, जो कि आज के मॉडर्न मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है वो जगह मानी जाती है। इसके अलावा इसके टाइम पीरियड में मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी जो है एक अहम हिस्सा इसकी ज़िंदगी में, इसके रेन में रहे। जैसे कि इसके बेटे की शादी हुई थी, बेटे का नाम था गौतमी पुत्र, उसकी शादी हुई थी नागा किंग भावनाग से, ठीक है। ये नागा किंग कौन है? वही नागाज पद्मावती वाले, जो कि मध्य प्रदेश के रूलर थे, तो उसके साथ शादी हुई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंस दिखती है कि हाँ कैसे इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस से अपने आप को मजबूत किया। गुप्ता साम्राज्य से भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, वो आगे आप देखेंगे भी। इसके अलावा इसको टाइटल दिया गया सम्राट। बाकी किसी भी वाक्टका एज जो है शासक को सम्राट का टाइटल नहीं दिया गया, सबको महाराजा का दिया गया। इसी को सम्राट का टाइटल दिया गया, इसका मतलब इसके लिए लोगों थोड़ा ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रूलर रहा होगा। इसके अलावा वैदिक सेक्रीफाइसेस ने किए, जैसे कि वाजपेयी और अजमेध यज्ञ किए। वाजपेयी यज्ञ क्या है? जब राजा जो है रेस करवाता है रथों की, 17 रथ होते हैं, उसमें मतलब अलग अलग जगह से लोग रथ लेकर आते हैं, लेकिन उसमें से पहले से फिक्स होता है कि हाँ राजा का रथ ही जीतेगा। तो फालतू की रेस होती है, बस नाम मात्र। अल्टीमेटली राजा को बहुत जो है बढ़िया दिखाना होता है, तो इसलिए ये यज्ञ किया जाता था और इस टाइम पे इसने भी किया। इसके अलावा जामेद यज्ञ होता है, जो बकरी को काटा जाता है, तो उस यज्ञ को बोलते हैं। तो ये यज्ञ इसने परफॉर्म किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ दैट कि इसके बाद जो एम्पायर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसकी दो लाइंस बन गई, एक तो पदमपुरा से, पदमपुरा नंदीवर्धन
प्रवरपुरा लाइन, ये तीनों जो है जगह का नाम है क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल जो है बार बार चेंज की। और दूसरी जो लाइन है वो है वत्सगुल्मा वाली लाइन, जिन्होंने यहाँ से शासन किया। तो पहला हम लोग देख लेंगे पदमपुरा या नंदीवर्धन वाली लाइन। तो पदमपुरा एक बार इनकी राजधानी रही है, नंदीवर्धन राजधानी रही है, प्रवरपुरा राजधानी रही है, तो उसकी वजह से इनके नाम जैसे कि बता चुके हैं चेंज होते रहते, तो उसमें घुसेंगे नहीं कुछ खास। इसका पहला जो रूलर है वो है रुद्रसेन फर्स्ट, 335 से लेकर 360 ईस्वी तक इसने शासन किया। इस डायनेस्टी का मतलब इस लाइन का ये पहला शासक रहा। ये फेमस है वाक्टका इंस्क्रिप्शंस के लिए, कई सारे इसने इंस्क्रिप्शंस जारी किए। और भावनाग का ये ग्रैंड सन माना जाता है। भावनाग कौन है? वही पद्मावती वाला, ठीक है। और एक और ख़ास बात यह है कि रुद्रसेन महाभैरव का भक्त था। और महाभैरव कौन है? शिव, भगवान शिव का जो है सबसे जो वॉयलेंट अवतार होता है, एकदम तांडव वाला, उसको बोलते हैं। इसके बाद अगला जो शासक आया वो था पृथ्वीसेन फर्स्ट, 365 से लेकर 390 ईस्वी तक इसने शासन किया। बड़ा ही फकीर टाइप का शासक था, बहुत जो है भिक्षुक टाइप का, नरम दिल का, काइंडनेस भरी पड़ी थी, दिमाग में एकदम सफाई थी, कुछ गंदगी नहीं थी, साफ दिल का जो इंसान होता है ना, उस टाइप का इंसान था। नॉलेज भी इसके पास बहुत सारा था और राजा के तौर पे भी जो नॉलेज होना चाहिए युद्ध के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में, उन सब की जानकारी भी इसके अंदर थी। इसलिए इसको पृथ्वीसेन फर्स्ट को युधिष्ठिर से कंपेयर किया गया। युधिष्ठिर कौन? महाभारत वाले, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में जो राजधानी रही वो पदमपुरा रही, प्रवरपुरा महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसकी खास बात याद रखिएगा कि इसका बेटा था रुद्रसेन टू, और यही वो रुद्रसेन है जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि प्रभावती गुप्ता की शादी हुई थी, चंद्रगुप्त टू की बेटी थी। और शादी हुई, बच्चे हुए, जब पृथ्वीसेन की डेथ हुई थी तो फिर प्रभावती गुप्ता ने ही सारी चीज़ें संभाली थी, क्योंकि इनके बेटे थे दिवाकर सेन, दामोदर सेन और प्रवर सेन। तो सब छोटे थे, तो कोई मतलब अगला राजा बनने लायक था नहीं, तो प्रभावती गुप्ता ने ही सारी कमान संभाली और प्राचीन भारत की पहली पावरफुल महिला बन के उभरी, जिसके पास कुछ शक्ति थी, कुछ अथॉरिटी थी। और इसी प्रभावती गुप्ता से हमको जानकारी मिलती है कि उसका गोत्र धारण था, ठीक है, जिससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि ब्राह्मण जो है, मतलब गुप्ता ब्राह्मण थे, हालांकि ये बात मानी नहीं जाती, ठीक है। तो इसके अलग अलग जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, आप पीछे की वीडियो देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा इसका। बहरहाल, तो प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला किसकी डेथ के बाद? पृथ्वीसेन फर्स्ट की डेथ के बाद, क्योंकि इसके सारे बच्चे छोटे थे, ठीक है। इसने फिर जब ये कंट्रोल कर रही थी सारी चीज़ें, तो इसने राजधानी बनाया नंदीवर्धन को। नागार्धन विलेज है महाराष्ट्र में, ये भी है, तो यहाँ से इसने शासन किया। इसके अलावा मीरेगांव प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि ये 2 राजाओं की माँ थी। तो 2 राजाओं की माँ का मतलब क्या हुआ कि इसके 3 बेटे थे, तो इन तीनों में से 2 ही राजा बने। कैसे 2? क्योंकि दिवाकर सेन की पहले ही डेथ हो चुकी थी, तो दामोदर सेन और प्रवर सेन जिंदा थे। इसके बाद अगला शासक आता है प्रवर सेन टू, 395 से लेकर 440 ईस्वी तक इसने शासन किया। खास बात इसके टाइम पीरियड में ये है कि इसने सबसे ज़्यादा वाक्टका इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब करवाए, जारी करवाए। किसी ने और ने इतने ज़्यादा इंस्क्रिप्शन नहीं बनवाए थे। एक और चीज़ याद रखिएगा, सेतुबंध या फिर रावण बहो एक किताब है, पोएम है, प्राकृत जो है लैंग्वेज में लिखी गई, महाराष्ट्र प्राकृत लैंग्वेज में। माना जाता है कि इसने ही लिखी, हालांकि इसको लेके बहुत क्लियर नहीं है। इसमें बेसिकली भगवान राम और जो लंका में जो पूरी कहानी है वो यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन इतिहासकार श्योर नहीं है कि ये कहानी इसी ने लिखी, पोएम है बेसिकली ये इसी ने लिखी या किसी और ने लिखी, ठीक है। और लास्ट चीज़ ये कि ये भगवान शिव का भक्त था। इसके अलावा अगला है नरेंद्र सेन, जिसने 440 से लेकर 460 ईस्वी तक शासन किया। इसने प्रवर सेन के बाद मतलब गद्दी संभाली और कुंटल जो देश था उसकी राजकुमारी से शादी। कुंटल क्या है? कर्नाटका का कुछ हिस्सा, कर्नाटका, मैसूर और बॉम्बे का कुछ इलाका मिला जुला के कुंटल देश बनता था, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली में जो देव सेना थी वो कुंटल साम्राज्य की ही राजकुमारी दिखाई गई थी। तो कुंटल की एक राजकुमारी थी, उससे शादी हुई थी नरेंद्र सेन की, ठीक है। और इसकी पावर जो है बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि कोसाल का राजा, मेकल का राजा, मालवा का राजा, ये सब बैठ के इसको सुना करते थे, इतना पावरफुल था। इसके ऑर्डर्स भी माना करते थे, ठीक है। हालांकि इसके भी सबूत नहीं मिलते हैं, शायद बढ़ा चढ़ा के ये चीज़ें बताई
जो है बताई गई हैं, मतलब क्लियर एविडेंस नहीं मिलते। इसके अलावा इसके टाइम पीरियड में दिक्कत एक ये हुई कि इसी के अपने रिश्तेदार, ऐसा सबूत मिलता है कि अपने रिश्तेदार इसको परेशान करते थे। तो यहाँ पे अपने रिश्तेदार परेशान करते थे का मतलब था कि वत्सलगुमा का जो लाइन थी, जो ब्रांच दूसरी शासन कर रही थी, वो लोग से शायद इसके संघर्ष बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो उस संघर्ष की वजह से शायद अब यहाँ से ये लाइन खत्म होना शुरू हो गई थी। उसके बाद अगला आता है पृथ्वीसेन II 460 से लेकर 480 ईस्वी तक। इस ब्रांच का ये आखिरी रूलर माना जाता है। जो वाक्टका डायनेस्टी की ये वाली ब्रांच थी जो है परवरपुरा वाली, उसका आखिरी शासक माना जाता है। हालांकि इसने भी एम्पायर को कई बार बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। फाइनली इसके बाद एम्पायर ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, नरेंद्र सेन ने जो है कॉपर के सिक्के जारी किए थे, और इसने भी, पृथ्वीसेन II ने भी कॉपर के सिक्के जारी किए थे पौन 8 से। दूसरी है वत्सगुल्मा ब्रांच या वत्सगुल्मा लाइन। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की थी सर्वसेन ने। ये किसका बेटा था? प्रवरसेन का ही बेटा था। जो फाउंडर था ना, उसका एक दूसरा बेटा था जिसका नाम था सर्वसेन। इसने इस लाइन की शुरुआत की, और चूँकि इसने शासन कहाँ से किया? वत्सगुल्मा से, जो आज का प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र में वाशिम जो इलाका है उसको शायद माना जाता है। तो वहाँ से इन्होंने शासन किया, इसलिए इस ब्रांच का नाम यही पड़ गया। और इनका जो मेनली जो शासन, जो मुख्य केंद्र रहा है एम्पायर का, वो सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लेके गोदावरी जो नदी है उसके बीच का इलाका है, उसमें इन्होंने शासन किया था। तो पहला सर्वसेन, जिसने 330 से 355 तक शासन किया, इसको टाइटल दिया गया था धर्म महाराज। तो धर्म महाराज अगेन डिविनिटी से कनेक्ट किया गया। इसके अलावा इसने एक किताब लिखी थी हरि विजय, जिसके ज़्यादातर हिस्से क्या हो गए, ज़्यादातर क्या, लगभग ऑलमोस्ट कह लीजिए गायब हो गया। इसका कुछ जो है हिस्सा हमको मिलता है गाथा सत्तासई से, या इसी को बोलते हैं गाथा सप्तसई। ये हाला ने लिखा था। हाला कौन है? सातवाहन रूलर है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट रूलर है विंध्य शक्ति II, जो सर्वसेन फर्स्ट को मतलब सक्सीड करता है। इसने कादम्बाज जो थे उनको जो है हराया था, कुंतल के शासक थे। इसके अलावा अजंता इंस्क्रिप्शन से हमको इसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अगला इंपॉर्टेंट रूलर है हरिसेन। ये लास्ट रूलर है इस इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का, मतलब ये ब्रांच भी जो है इसके बाद ख़त्म हो जाती है। और इसके भी अजंता जो की गुफाएं हैं उससे हमको जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा अजंता केव इंस्क्रिप्शंस में जो है 16 में और केव इंस्क्रिप्शन 17 में बहुत ज़्यादा जानकारी इस ब्रांच के बारे में हमको दिखाई देती है। तो ये सब छोटी मोटी कुछ बातें थी। ये डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है। हम भी फटाफट शॉर्ट में ख़त्म किए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नया नहीं है, बिल्कुल गुप्ता एम्पायर जैसी ही चीज़ें थी, बट फिर भी फटाफट एक क्विक रिविजन लेते हैं, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, उसके एम्पायर के बारे में बता चुके हैं। तो पूरा एम्पायर अलग अलग राज्यों में डिवाइडेड था, अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था, जिसको राज्य या राष्ट्र बोलते थे, और जो इसका मुखिया होता था उसको बोलते थे राज्याधिकृताज। और फिर वो राज्य अलग अलग ज़िलों में डिवाइडेड होता था, जिसको बोलते थे विषय, जो कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी था। और फिर हर विषय जो है डिवाइड होता था आहाराज या भोक्ताज या फिर भुक्तीज में। और जो सबसे लोअर यूनिट होती थी वो आपका गांव होता था, मे भी भुक्तीज या भोगाज, और उसका जो मुखिया होता था वो होता था आपका ग्राम कुता, ठीक है। और ये पूरे गांव का जो है, मतलब पूरा गांव उसी के अंडर में होता था। इसके अलावा एक और टर्म दिखाई देता है, वो है सर्वाध्यक्ष। ये माना जाता है कि ये पूरे ऑफिसर्स जो होते थे उनको ऊपर से कंट्रोल करता था। इसके अलावा एक टर्म दिखाई देता है कुलपुत्राज, जो कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को माना जाता था, और इनका काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसके अलावा एक टर्म दिखाई देता है छत्राज। इसका मतलब होता था सेना, वो सेना जो प्रॉपर नहीं होती थी, इरेगुलर जो ट्रूप्स होते थे, सेनाएं होती थी, जिनको मान लीजिए आनन फानन में जब ज़रूरत है तैयार किया जाता है। और वो सेना जो हमेशा तैयार रहती थी उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया गया वो था बत्ताज। इसके अलावा सेनापति का मतलब आपको पता है, दंडनायक का मतलब पता है, ये सब मिलिट्री में काम किया करते थे। ये टर्म्स पहले से इस्तेमाल होते रहे हैं। इसके अलावा एक और टर्म का इस्तेमाल होता है रहसिका। इसका मतलब शायद जासूसों का जो मुखिया होता था उसको शायद बोला गया। बाकी वाक्टका ने बहुत सारे गुफा जो है डोनेट किए, और इसका जो है अजंता में हमको बहुत जिक्र मिलता है। इसको डिटेल में हम यहाँ इसलिए नहीं डालें क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ना है।
बाकी इस चैप्टर में जो लास्ट चीज़ है वो है हुणाज इन्वेजन। इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट फटाफट देख लेते हैं। हुण हिंदी में बोलते हैं, इन्होंने भारत पे हमला किया और ये एक बहुत बड़ी वजह बने गुप्ताज के जो है पतन की, गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन की। तो ये तो ओरिजिनली भारत से बिलोंग करते नहीं थे, जो सेंट्रल एशिया का रीजन है वहाँ से बिलोंग करते थे। इनकी अलग अलग ब्रांचेज रहीं, बहुत सारी ब्रांचेज अलग अलग एरियाज़ में रूल करती रहीं, लेकिन दो ब्रांचेज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने भारत से इनका कनेक्शन है। एक है किडेराइट्स और दूसरे हैं हेफ्थेलाइट्स। ठीक है, तो किडेराइट्स के बारे में पहले देख लेते हैं। ये बैक्टीरिया से जो है 370 ईस्वी के बाद इनकी जो है पावर बढ़ी और धीरे धीरे ये अपने आप को भारत में लेकर आने लगे। भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है, गांधार और तक्षशिला का, उन सबको अपने आप में धीरे धीरे शामिल करने की कोशिश करने लगे। हालांकि बहुत टाइम तक चल नहीं पाए। 460 ईस्वी में ही गुप्ताज से ये हार के चुपचाप बेचारे वापस चले जाते हैं। दूसरी ब्रांच है हेफ्थेलाइट्स। ठीक है, इसको व्हाइट हॉर्न्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है व्हाइट हॉर्न्स वाला। ठीक है, हेफ्थेलाइट्स को बोलते थे व्हाइट हॉर्न। तो ये भी वहीं से बिलोंग करते थे, उन्हीं की एक ब्रांच थी। और किडेराइट्स को इन्होंने ख़त्म किया, लगभग ख़त्म करने में इनका भी एक रोल था और उसकी पावर को हेफ्थेलाइट्स ने अपने कब्जे में लगभग कर लिया और फिर भारत पे ये फोकस करना शुरू किए 470 ईस्वी से, क्योंकि भारत से किडेराइट्स की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। तो इन्होंने अपना फोकस बढ़ाया। इन्होंने अच्छा ये देखिए, सोगदिया या सोगडिया बोलते हैं, ये है ईरानियन एंशियंट सिविलाइजेशन। एक थी सिर दरिया, अमू दरिया के आसपास का जो रीजन है ना, वहाँ की एक सिविलाइजेशन थी जो ईरान से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो उन लोगों को भी इसने, मतलब उस सिविलाइजेशन को भी इन्होंने जीता और वहाँ के लोगों को खदेड़ के अपने शासन को की वहाँ पे स्थापना की। इससे दो इम्पोर्टेंट रूलर्स हमको पढ़ने हैं। एक है तोरामन जो 6th सेंचुरी में रहा, इसने नॉर्दर्न इंडिया पे अटैक किया। पंजाब, राजस्थान और गंगा यमुना का कुछ इलाका इसने अपने कब्जे में किया था। और इसके अलावा ग्वालियर का इंस्क्रिप्शन जो इनकी मजबूती को हमें दर्शाते हुए दिखाई देता है। इसके बाद था मिहिरकुला जो कि तोरामन का बेटा था। ये फेमस था अपनी निर्दयता के लिए, बहुत ज़्यादा अहंकारी था, बहुत ज़्यादा निर्दयी था, खासकर धर्म के मामले में। शिव जी का भक्त था, लेकिन फिर भी दूसरे धर्म को लेके इसके अंदर टॉलरेंस नहीं थी और खासकर बुद्धिस्ट के लिए, बुद्धिस्टों का इसने बहुत प्रोसिक्यूशन किया, बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया था। ठीक है, इसने एम्पायर को सेंट्रल इंडिया तक और गुजरात के इलाकों तक फैलाया था। हालांकि गुप्ता एम्पायर से इसको भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस झेलना पड़ा और एक कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से हुआ। इसके अलावा मालवा का यशोधवर्मन था जो आप लोग गुप्ता एम्पायर में, लेटर गुप्ताज में आप लोग पढ़ेंगे। इनके इम्पैक्ट की बात की जाए तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये रहा कि गुप्ता एम्पायर जो इतना बड़ा और पावरफुल एम्पायर था, उसको बहुत हद तक इसने कमज़ोर किया। और बहुत हद तक कमज़ोर करने का मतलब ये था कि अब एम्पायर टूट गया था, बिखर गया था और इसके बाद भारत में, नॉर्थ इंडिया में खासकर, कोई ऐसा लार्ज एम्पायर नहीं आया। तो इन लोगों की वजह से भारत में, अब नॉर्थ इंडिया में रीजनल किंगडम्स की शुरुआत हो गई, छोटे छोटे एम्पायर दिखने लगे। तो जो आगे आप पढ़ेंगे। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में बोला जाए तो इकोनॉमी भी ध्वस्त हो गई थी गुप्ता एम्पायर की, क्योंकि लैंड रूट्स जो थे जहाँ से व्यापार होते थे उन सब पे इन लोगों का कब्जा हो गया था। कल्चरल अगर इम्पैक्ट बोला जाए तो बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ, क्योंकि बुद्धिज़्म को परसिक्यूट यहाँ पे इन्होंने किया। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ऑलरेडी ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म नीचे गए। तो इन लोगों ने भी जो है सोने पे सुहागा किया। यहाँ पे सोने पे सुहागा तो अच्छी बात हो जाएगी, आग में जो है घी डाला इन्होंने। इसके अलावा मिलिट्री के कंटेक्स्ट में थोड़ा कुछ अच्छा हुआ, क्योंकि इतना इन्होंने अटैक किया तो नॉर्थ इंडिया के जो छोटे छोटे किंगडम्स उभरे, उन्होंने नए नए इनोवेशंस किए अपने आप को बचाने के। तो वेपनाइजेशन जो हुआ ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो वैसा कोई भारत में अब एम्पायर बड़ा आया नहीं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो एम्पायर्स बने, उनके बनने का सबब यही लोग बने। और राजपूत जो उभरे वहाँ से, राजस्थान के इलाके से, नॉर्थ इंडिया से, वो भी इसके बाद ही इनका उभरना दिखाई देता है। और फिर फाइनली ये लोग क्या करते हैं, भारत में ही बस जाते हैं, भारत की सोसाइटी में ही रह जाते हैं। तो ऐसे अब तक आपने देखा जितने लोग बाहर से आए, जिन्होंने बाहर से आक्रमण किया, सब भारत में ही बस गए और सब ने हिंदू धर्म अपना लिया। तो जो लोग आजकल कोसते रहते हैं ना इतिहास के नाम पे कि जो है मुसलमान बाहर से आए हैं, बाबर की औलाद हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना ढिमकाना, तो उनको सोचना चाहिए कि शायद वो भी किसी और की औलाद हो सकते हैं, क्योंकि इंडो ग्रीक्स आए, भारत में ही बस गए। अलेक्जेंडर आया तो वो ठीक है चला गया। इसके अलावा और भी कई सारे आए, पार्थियंस आए, भारत में बस गए, ये हुन्स आए, भारत में बस गए।
ठीक है ना। तो सोचने की ज़रूरत है कि सब जितने बाहर से आए, सिकंदर को अगर छोड़ दिया जाए तो एंशियंट इंडिया में सब आके भारत में बसे और सब जो है हिंदू धर्म के फॉलोअर बने, ज़्यादातर शिव के फॉलोअर बने। तो जब हिंदू धर्म के फॉलोअर बन गए तो हिंदू समाज में ही वो उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। तो ये भी तो रीज़न हो सकता है कि हिंदू समाज में आजकल जितने लोग हैं उनके वंशज कह रहे हैं, पूर्वज जो है वो वहीं से बिलोंग करते रहे हों, क्योंकि ब्राह्मणों ने भी उनको जो जिस वर्ण में शामिल किया, सेकंड ग्रेड क्षत्रिय बोला, ठीक है, क्षत्रिय में शामिल कर लिया, तो बहुत से क्षत्रिय भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा नफरत फैलाने से पहले सोचना चाहिए। यहाँ पे ये बातें बताने का मतलब ये नहीं किसी को कोसना है, यहाँ पे बातें बताने का मतलब है बैलेंस करना है कि आप कैसे इतिहास को कुरेद के नफरत फैलाते हैं। नफरत फैलाने जैसी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे पोस्ट गुप्ता साम्राज्य। थैंक यू।